हेलो एवरीवन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जो है पार्ट 1 वीडियो को पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और इसको पढ़ने से पहले जो है सबसे पहले आप कॉपी कलम जो है निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि प्रकाश का प्रवर्तन जो है बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा जब आप इसको साथ साथ लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है, अगर कुछ भी नहीं आता है फिर समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। उसको हम जो है वीडियो जब अपलोड हो जाता है, कमेंट जब आएगा तो हम बाद में जो है उस कमेंट का जो है रिप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था और इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया था, लेकिन वापस से एक बार देखते हैं। जैसे कि देखिए, ये कोई प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर पे जब कोई किरण आती है तो ये जो किरण आके ये सतह से टकरा रही है तो ये आती हुई किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। अगर यहाँ पे हम इस बिंदु को ओ नाम देते हैं, किरण आने वाली जो किरण है ए है, तो एओ जो है ये आपतित किरण है। उसके बाद इससे दर्पण से टकराने के बाद वापस इसी माध्यम में लौट जाती है, तो यहाँ पे हम बी नाम देते हैं। तो जो ये ओ बी या फिर वीओ जो है ये परावर्तित किरण का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, कलर को थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, ज़्यादा लाइट ठीक रहेगा। कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र ए वो आपतित किरण है। ठीक है, उसके बाद है परावर्तित किरण। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में क्या होता है, किरण वापस लौट जाती है, तो उसको हम लोग जो है परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे ये जो है मिरर है और यहाँ पे आपतित किरण आई, उसी माध्यम में लौट गई, तो ये जो आने वाली किरण है इसको हम लोग आपतित किरण या फिर इंसिडेंट रे, और ये जो टकरा के यहाँ से वापस लौट गई तो इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे या फिर परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। अगर डिफिनीशन आएगा तो हम डिफिनीशन के तौर पे लिख सकते हैं, और वैसे भी हम लोग जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज़ से इसको पढ़ा रहे हैं तो डिफिनीशन आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आप इसको जो है बना सकते हैं। आगे है कि आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ये जो है समतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे किरण आई, ऐसे टकराई, वापस टकराने के बाद यहाँ पे लौट गई वापस। तो ये जब किरण आके आपतित किरण जिस सतह से जिस बिंदु पे ये टकरा रही है, इस बिंदु का नाम ओ देते हैं, तो इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहा जाता है। तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक समतल सतह है, बस एक समतल सतह है, प्लेन मिरर है, यहाँ पे जब ये आपतित किरण आई, दर्पण से टकराने के बाद वापस इस माध्यम में लौट गई, तो यहाँ पे पॉइंट ओ है। यहाँ पे एक जो है हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। हम लोग जो है इसको पहला क्लास में डिस्कस कर लिए, लेकिन वहाँ पे डिफिनीशन नहीं था, हम ऐसे ही बताए हुए। आगे देखिए आपतन कोण क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है, यहाँ पे प्लेन मिरर है। अब सब चीज़ एक ही में बता देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है किरण आती है, यहाँ से टकराने के बाद जो है वापस इसी माध्यम से लौट गई, तो ये हो गया परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया इंसिडेंट रे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओ है, ये जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो यहाँ पे हम जो है एक परपेंडिकुलर खींचते हैं जो कि हमारा अभिलंब यानी कि नॉर्मल का काम करता है। ये नॉर्मल हो गया, तो फिर कहता है ये आपतन कोण। तो ये किरण जो आ रही है जो इंसिडेंट है, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण और ये अभिलंब के ये जो एंगल बन रहा है बीच में, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब, परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसको हम लोग परावर्तन कोण एंगल 8 से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आया है। आगे देखते हैं परावर्तन कोण, ये बता दिए परावर्तन। फिर परावर्तन के जो है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, और 2 नियम क्या है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक प्लेन मिरर है
और यहाँ पे ये जो है आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और यहाँ पे अभिलंब खींचा गया है। ये जो तीनों को हम देख रहे हैं तो तीनों जो है एक ही समतल में है, तो इसको हम लोग जो है ये परावर्तन का फर्स्ट नियम है। दूसरा नियम कहता है कि ये जो है आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तो इसके बीच में जो दो एंगल बन रहा है, एंगल आई और एंगल आर, जो आपतन कोण और परावर्तन कोण बन रहा है, वो दोनों जो है आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों जो है इक्वल होते हैं। देखा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद जो है अब हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है। अब ये समतल दर्पण पे जो है कोई किरण आपतित हो रही है, यहाँ से कोई किरण आपतित हुई, फिर परावर्तन हो इस तरह से, तो ये समतल दर्पण पे तो ऐसे परावर्तन, तो यहाँ परावर्तन का नियम काम कर रहा है। ठीक है, कि बीच में हम एंगल देते हैं तो ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, इस तरह से दोनों इक्वल होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में होते हैं। बट यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण कैसे पड़ रही है, लंबवत। तो ऐसे कोई समतल दर्पण है तो प्रकाश की किरण ऐसे लंबवत पड़ रही है, ये कोई दर्पण है समतल, तो ऐसे आपतित किरण आ रही है। फिर इसके बाद क्या होगा, टकराने के बाद जो वापस इसी माध्यम में लौट जाती है, तो जब वापस इसी माध्यम में लौटेगी तो एंगल नहीं बन पाएगा, जिसके कारण जो एंगल आई है वो 0 डिग्री होगा और एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब उसके बाद आता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। इमेज क्या है, तो अगर किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अभी तो बस इतना समझिए कि प्रतिबिंब क्या है। जैसे मान लीजिए किसी बिंदु स्रोत से जो है प्रकाश की किरण आएगी, ये जो है ये समतल दर्पण है और इसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। जिस पे किरण आके टकराती है तो इसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर, ठीक है, परावर्तन के बाद, ये परावर्तन हो गया ऐसे, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जिस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये डिफिनीशन के तौर पे भी इसको हम, अब प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग रियल कहते हैं और आभासी को जो है वर्चुअल या फिर इमेजिनरी भी कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल या फिर क्या कहते हैं, इमेजिनरी इमेज कहते हैं। आगे देखते हैं कि वर्चुअल और वास्तविक और वर्चुअल क्या क्या होते हैं ये दोनों इमेज। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। मतलब किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरणें आती है, परावर्तन के बाद जो है मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन वास्तव में अगर मिलेगी तो उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। लेकिन वास्तव में नहीं मिलकर जो है मिलती हुई प्रतीत होगी, अगर मिलती हुई प्रतीत होगी तो उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। देखेंगे आगे दर्पण का टाइप से होता है, तो उसमें देखेंगे कि उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण किसमें जो है वहाँ पे जो है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और किसमें क्या बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब। अभी के लिए डिफिनीशन के तौर पे याद रखिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, मतलब टकराएगी उस दर्पण से, और टकराने के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो वास्तव में जो है वहाँ पे मिलती है। देखिए यहाँ पे जो है वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिलेगा। ठीक है, वास्तव में जो मिलेगी प्रतिबिंब यहाँ पे वास्तव में, तो उसको हम लोग जो है वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज या फिर इमेजिनरी इमेज में। ठीक है, तो कह रहे कि पहला जो है वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो है पर्दा पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है
कि इनमें से किसके प्रतिबिंब को जो है पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब है, जो रियल इमेज फॉर्म होता है, वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होगा, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। तो इसको आप लोग जो है याद जरूर रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, और ये जो इमेजनरी प्रतिबिंब है, जो वर्चुअल है, काल्पनिक है, आभासी है, वो सीधा होता है। उसका इमेज कैसा होता है, सीधा होता है। अब नोट में यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। ये लोग इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है, पीछे से रंगा हुआ भाग है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो दर्पण के आगे जो है खड़ा है, ठीक है। अब दर्पण के आगे जो है ये 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से पीछे ठीक 5 मीटर की दूरी पे ही जो है इसका प्रतिबिंब इधर फॉर्म होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा कोई वस्तु समतल दर्पण के जितनी आगे होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे। मतलब ये दर्पण है, जैसे ये दर्पण है तो दर्पण से जितना आगे है ना उसका प्रतिबिंब दर्पण से ही उतना पीछे होगा। लेकिन अगर कहेगा कि बताइए वस्तु ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति से इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे 5 मीटर और ये 5 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 10 मीटर की दूरी। लेकिन दर्पण से जो है, दर्पण से कहेंगे वस्तु की दूरी तो 5 मीटर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी फिर भी 5 मीटर, लेकिन वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी या फिर प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी कहेंगे तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 10 मीटर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को जो है ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो नीचे जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको कि जी समझ में आ गया है, या फिर जैसा भी वीडियो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, या फिर समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है आप जाके बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम उसको जो है फिर से वापस से जो है हम आपको जो है कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। फिर है गोलीय दर्पण। करें कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे मान लो कि गोलीय दर्पण है तो इसका जो ये परावर्तक सतह है ये खोखले गोला का क्या है, एक भाग है। तो करें गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रज्जित करके बनाया जाता है। रज्जित का मतलब रंगकर, ठीक है, घिसकर, जो एक खोखले गोले का भाग होता है। आगे देखिए, इस टुकड़े को बाहरी सतह से रज्जित करने पर अवतल दर्पण बनता है, जबकि टुकड़े को भीतरी सतह से रज्जित करने पर उत्तल दर्पण। जैसे देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। और जब इसको हम भीतर से जो है रज्जित करते हैं, यानी कि भीतर से जब पेंट करते हैं और एक तरफ से किससे, बाहर की ओर ऐसे रज्जित करते हैं, और जब बीच से ऐसे इसको हम काटते हैं तो देखिए कह रहा है कि बाहरी सतह रज्जित किया हुआ रहेगा तो उसको अवतल दर्पण। देखिए ये बाहर सतह जो है रंगा हुआ है और ये अंदर, तो इधर का जो साइड है इसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और ये वाला जो है ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण कहने का मतलब जो है अंदर का भाग रंगा हुआ होगा। अवतल दर्पण यानी कि बाहर का भाग ये क्या है, रंगा हुआ है। यानी कि अब देखिए जब हम इसको देखेंगे तो ये जो है हमारा, ये देखिए इसको जब हम गोलीय दर्पण का ये काटा हुआ भाग है तो इसको जब हम देख रहे हैं तो देखिए ये बाहर का भाग क्या है, ये रज्जित किया हुआ। देखिए बाहरी सतह से रज्जित करने पर वो अवतल दर्पण बनता है। तो बाहरी सतह से रज्जित कर दिए अवतल, और यही कुछ उल्टा करके जब अंदर की तरफ हम रज्जित कर देंगे तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, उत्तल दर्पण हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे जब हम गोलीय दर्पण को जब हम काटते हैं उससे उत्तल और अवतल दर्पण मिलता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है, उसके बाद जो है फोकस होता है। तो सबको बारी बारी से देखते हैं। तो ध्रुव क्या है, कहा है कि गोलीय दर्पण के एक मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे बिंदु P से जो है बिंदु P दर्पण का ध्रुव है। वक्रता केंद्र गोलीय, यहाँ पे गालीय लिखा हुआ है, इसको गोलीय कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पेगले जो है छूट गया है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे बिंदु सी दर्पण का वक्रता केंद्र है। जैसे देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो है अवतल हो या फिर उत्तल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
ये दोनों, अब ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। देखिए अवतल दर्पण में जो बाहर से जो है रंगा हुआ होगा, अवतल दर्पण मतलब बाहर का भाग रंगा हुआ, उत्तल मतलब अंदर का भाग रंगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, तो ये जो P है यही पोल है, पोल यानी कि ध्रुव। और ये जो इसको जब हम ऐसे ऐसे मिलाएंगे ना, तो गोलीय इधर साइड में एक जो है गोलीय दर्पण या स्पेरिकल बनेगा। तो इधर साइड हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये C होता है। तो इसको C से डिनोट करते हैं और इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे की ओर देखेंगे तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं वक्रता त्रिज्या। देखिए अभी हम पढ़े हैं कि जैसे मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, अब उत्तल को एक बार बनाते हैं। जैसे देखिए उत्तल है, ये उत्तल दर्पण अंदर की ओर, इसको जब हम करेंगे तो ये जो होता है ना, ये मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष होता है। इसको जब हम इधर से मिलाएंगे तो इसका केंद्र किधर होगा, इधर साइड होगा। कोई इधर दे रहा है तो गलत है, इसका केंद्र जो है इधर साइड में है। तो यहाँ पे C हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या है, ये पोल है, यहाँ पे बिंदु जहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है C। तो ये P से ये C की जो दूरी है इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे जो C है वो वक्रता केंद्र है और यहाँ जो P है वो ध्रुव है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। उसके बाद है प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष, इसको इंग्लिश में हम लोग जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र में PC को मिलाने वाली सरल रेखा को PC मुख्य अक्ष है। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक बना लेते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। और ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये तो बीच में क्या होता है, ये पोल होता है, बीच में यहाँ पे पोल है, और इधर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो P से जो ये C को एक सरल रेखा ऐसे मिला रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है प्रधान अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे है दर्पण। कह रहा है कि दर्पण या आईना एक ही बात है, एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परतों के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब दर्पण हम लोग आईना को जो है कहते हैं, वो एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के प्रवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन। अब यहाँ पे है दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और क्या होता है, अवतल दर्पण। तो उसको समझने के पहले गोलीय दर्पण को देखते हैं, ठीक है। यही गोलीय दर्पण है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये गोलीय दर्पण है। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में यहाँ देखिए, जब हम इसको अंदर की तरफ यहाँ पे देख रहे हैं ना, अंदर की तरफ क्या किया हुआ है, अंदर की तरफ जो है रजित किया, और ये बाहर की तरफ जो है रजित किया हुआ है। तो जो अंदर की तरफ रजित किया हो तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, उत्तल दर्पण। और ये जो बाहर की तरफ किया हो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। मतलब अवतल दर्पण उसको कहेंगे जिसमें बाहर की तरफ रजित किया होगा, उत्तल दर्पण उसको कहेंगे जिसमें अंदर की तरफ रजित किया होगा। तो इसमें भी पोल होगा, इसमें भी पोल है। ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ये जो है बीच में आपको दिखाई दे रहा है वक्रता केंद्र, और ये पोल से इस वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण के लिए हो जाएगा, और इधर उत्तल दर्पण का ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। और ये जो बीच में ये जो P से C को मिलाते हुए इधर जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब बारी बारी से जो है तीनों दर्पण को जो है देखेंगे। देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल है, सॉरी ये अवतल दर्पण है, और ये क्या है, उत्तल। अवतल दर्पण कैसे पहचानेंगे कि अवतल है, तो ये जो बाहर का जो भाग है, अवतल में बाहर का जो भाग है, उठा हुआ जो भाग है वो रंगा हुआ होगा। उत्तल किसको कहेंगे, जो अंदर का भाग है वो रंगा हुआ होगा, ठीक है। तो उसको अवतल उत्तल यहाँ से हम समझ सकते हैं। ज़्यादा परेशानी होती है, अवतल दर्पण उसको कहेंगे जिसका उठा हुआ भाग जो है रंगा हुआ होता है। देखिए बाहरी भाग रंगा हुआ है। उत्तल उसको कहेंगे जिसका जो है अंदर का भाग क्या होता है, रंगा हुआ। अवतल जिसमें बाहर का भाग रंगा हुआ, उत्तल जिसमें अंदर का भाग रंगा हुआ होता है। आगे देखते हैं उत्तल दर्पण। दोनों दर्पण को जो है बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्तल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा रहता है। देखिए आगे ना बात, बाहर की तरफ क्या रहेगा, उभरा हुआ रहेगा, जैसे कि इस तरह से है, यही ना उत्तल दर्पण है।
अब अंदर की तरफ जब रंगा हुआ है तो बाहर की तरफ कैसा है, उभरा हुआ है। और यही ना परावर्तक सतह, इसी पे किरण आएगी टकरा के जो है इधर जाएगी, जो बीच में प्रिंसिपल एक्सिस। तो बाहर के सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह उसको कहते हैं जिसपे आपतित किरण आके टकराती है। आपतित किरण आके जिस सतह से टकराती है उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है अवतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा रहता है। परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा रहेगा इस तरह से। परावर्तक सतह जो है अंदर की तरफ, ये जो बाहर की तरफ ऐसे रंगा हुआ रहता है, इसका परावर्तक मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रकाश की किरण इसे अंदर से आगे टकराएगी, ठीक है। अंदर की तरफ जो इसका परावर्तक सतह होता है। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग इसको जो है समझ पा रहे होंगे जो हम समझाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है पुनः देखने का प्रयास करिए, दोबारा से जो है आप इसको, और इस वीडियो में जो भी चीज़ बताई जा रही है उसको नोट्स के रूप में ज़रूर बनाएं। नोट्स जब तक नहीं बनाइएगा तब तक वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वीडियो हम बनाएंगे आगे की ओर धीरे धीरे निकलते चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर बाद में पता चलेगा कि हमने कुछ लिखा नहीं है। तो अगर इस वीडियो को जो है आप एक बार जो है फर्स्ट बार जो है आप ऐसे ही देख लीजिए, दूसरा बार में जब आप इसको देखते हैं तो नोट्स के रूप में पॉज कर करके जो है इस वीडियो का नोट्स बनाइए और बाद में जो है रिवीजन कीजिए। जब भी हम इसका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप उस नोट्स को रिवाइज करके आइएगा। जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है तो हम इसमें जो है क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा। तो उसके बाद जो है आप इसको जो है सही तरीके से जो है आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सही होने का चांस रहेगा, ठीक है। नहीं तो बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आगे की ओर देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। हम लोग पता है कि समतल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब बनता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर जो है इस समतल दर्पण के जितना आगे रहेगा, जैसे मान लीजिए जितना आगे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतना ही दूरी पे बनता है, हम लोगों ने पढ़ा है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे जो पहला विशेषता है दर्पण का वो है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये तो बात सही है, दर्पण के पीछे बनता है, तभी हम लोग जो है घर में मिरर रहता है उसमें जो है लगा रहता है तो उसका प्रतिबिंब हम लोगों का कहाँ दिखाई देता है, उसके पीछे। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है, तो प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के एकदम बराबर ही होगा, ठीक है। तीसरा है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। हम लोगों का इमेज सीधा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। जब हम मिरर में देखते हैं तो हम लोगों का इमेज जो है उस मिरर में दिखाई देता है पीछे बनता हुआ, और आकार में जो है बराबर दिखाई देता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा दिखाई देता है, बट उसमें एक पार्श्विक रूप से जो है उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा करने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये जो है मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, जैसे मान लेते आर है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ये पार्श्विक रूप से इसमें उल्टा दिखाई देगा। इस तरह से आर दिखाई देता है मिरर में, क्योंकि जब हम इसको जो है प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। जैसे हम कुछ शर्ट उट पहनते हैं या फिर हम अपना प्रतिबिंब को जब मिरर में देखते हैं तो जो राइट वाला जो हमारा हैंड है वो मिरर में लेफ़्ट में शो होता है, और जो लेफ़्ट वाला है वो किस में शो होता है, राइट में। यानी कि राइट की चीज़ें लेफ़्ट में दिखाई देंगी और लेफ़्ट की चीज़ें राइट में। तो इसी को हम लोग पार्श्विक रूप से उल्टा कहते हैं। वैसे प्रतिबिंब जो है क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है, लेकिन पार्श्विक रूप से क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इसलिए कभी कभी टी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ रहता है, फ़ोटो क्लिक मिरर में जब देखते हैं तो उसमें कैसा आता है, उल्टा आता है, ठीक है। और फिर पांचवा है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के आगे अर्थात सामने। तो ये तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण का क्या है, फोकस, और उत्तल दर्पण का फोकस। तो हम लोग पहले देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देखे हैं, अवतल दर्पण कैसा रहता है, इस तरह का, जिसका परावर्तक सतह जो है वो धंसा हुआ रहता है। तो यानी कि ये जो है रंगा हुआ इस तरह से, देखिए परावर्तक सतह यही है। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है इस तरह से। प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या क्या होता है, यहाँ पे पोल होता है बिंदु पे, यहाँ पे सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, और पोल से वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दर्पण किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है, मुख अक्ष पे, जहाँ मुख अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। जैसे देखिए, जैसा कि यहाँ पे कोई जो है, यहाँ पे एक आई थिंक यहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये जो अवतल दर्पण है तो यहाँ पे ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो है यहाँ क्या होता है,
यहाँ पे पोल होता है और यहाँ पे क्या होता है, सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो जब ये जो एक्सिस, ये जो है प्रधान अक्ष है, इसके समांतर कोई किरण ऐसे आती है और टकराने के बाद जो ऐसे तो जहाँ से निकलती है ना, ये जहाँ से गुजरती है टकराने के बाद प्रधान अक्ष के ही बिंदु से यहाँ से गुजर रही है, तो इसको हम लोग फोकस कहते हैं, या फिर अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। किसका फोकस कहते हैं? अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस देख लिए, उत्तल दर्पण का फोकस कर है। तो यहाँ पे देखिए, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। जैसे देखिए यहाँ पे है, जब हम अवतल, ये अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पोल होता है, यहाँ पे सी यानी वक्रता केंद्र होता है। और ये जब किरण, ये समांतर किरण आ रही है, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद देखिए यहाँ पे परावर्तन के बाद इधर चली गई, तो यहाँ पे जो ये बिंदु पे जो मुख्य अक्ष की जिस बिंदु से टकरा के जा रही है ना, मिलती हुई, तो इसको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये अवतल दर्पण का फोकस है। अब हम लोग उत्तल दर्पण में देखते हैं इस फोकस को। जैसे देखिए, उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? यह है हमारा उत्तल दर्पण, जिसका अंदर का भाग क्या होता है? रंगा हुआ होता है, और बाहर का भाग परावर्तक सतह होता है। तो यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है P होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इसका C इधर साइड होता है, इसका C कहाँ होता है? इधर साइड। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण ऐसे आई, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई, ऐसे किरण आने के बाद जो है ये दर्पण से टकराने के बाद वापस इधर चली गई। तो जब हम इसको वापस, ये जब इसको हम मिलाएंगे ना, इस तरह से पीछे की ओर लाएंगे, तो इधर से निकलेगा, तो ये प्रतीत होगा। ये जो है उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये पीछे की ओर जो है किरण प्रतीत होती है, मुख्य रूप से आती हुई प्रतीत होती है, तो इसका फोकस इधर साइड होता है। उत्तल दर्पण में जो है पीछे की ओर फोकस होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस हम लोग देख लिए, अवतल दर्पण का फोकस देख लिए, उत्तल दर्पण का फोकस देख लिए। फोकस दूरी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये कोई किरण इधर से आई, टकराने के बाद इधर से निकल गई, यहाँ पे P होता है, यहाँ पे C होता है, और यहाँ पे क्या होता है? F। तो यहाँ से पोल से फोकस, यहाँ पे जो है ना, ये डिस्टेंस, पोल से फोकस जो होता है, फोकस बिंदु जो होता है, फोकस पे पोल यानी ध्रुव से फोकस की दूरी को हम लोग जो है फोकस दूरी कहते हैं। देखिए, फोकस F से दर्पण के ध्रुव की दूरी को दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस दूरी। F से दर्पण की दूरी, मतलब यहीं पे यही दूरी है, ये डिफरेंट कलर यूज करते हैं। ये जो दूरी तब दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ये उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल, फोकस से जो है हम लोग ध्रुव की दूरी को जो है फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। अब आगे है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, अब आगे है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि देखिए, ये एक गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण में ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब इसका कलर को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे पोल हो गया और यहाँ पे C हो गया, या कोई प्रकाश की समांतर प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद मुख्य अक्ष से गुजरी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरी उसको हम लोग फोकस कहते हैं। अब फोकस से जो ये पोल की जो दूरी है इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो ये जो फोकस दूरी है F, ये वक्रता त्रिज्या, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ध्रुव से जो है वक्रता त्रिज्या की, वक्रता केंद्र की दूरी, तो इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको R से डिनोट करते हैं। F बराबर R/2 क्या होता है? 2। ये जो फोकस होता है वो F बराबर R/2, जो उत्तल दर्पण के लिए भी होता है और अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ से जब हम R निकालेंगे तो R बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2F लिख सकते हैं। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या, यानी कि जो R होता है वक्रता त्रिज्या, वो फोकस की दुगुनी होती है, और फोकस जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। आई होप आप लोग जो है इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। हम लोग अवतल दर्पण का जो है कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो अवतल दर्पण का मुख्यतः बहुत सारा उपयोग है।
लेकिन मेनली जहाँ जहाँ यूज करते हैं वो चीज़ को हमने जो है इसमें रखा है। पहला उपयोग देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती बनाने में, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे जो मिरर लगा हुआ होता है, दर्पण जो लगा हुआ होता है वो अवतल दर्पण होता है। दूसरा, टॉर्च वाहनों के हेडलाइटों में सर्च लाइटों के अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है परावर्तक सतह के रूप में। ठीक है, जैसे टॉर्च वाहन के हेडलाइट, ये जरूर याद रखिएगा, टॉर्च वाहन या फिर सर्च लाइट है तो इसको हेडलाइट में यूज कर रहे हैं अवतल दर्पण का। फिर तीसरा है रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच कराने के लिए डॉक्टर जो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हर साल जो है यहाँ से एक न एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किन में करते हैं। 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें टिक करना होगा आपको। तो हजामती यानी दाढ़ी बनाने में, टॉर्च वाहन के हेडलाइट में करेंगे, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत, जैसे कहता है डॉक्टर जो है रोगी को देखने के लिए, नाक कान को देखने किस दर्पण का यूज करता है, तो अवतल दर्पण का यूज करता है। आगे देखिए, सौर भट्टी में जो है सूर्य से आती ऊष्मा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा जो है छोटी जगह को केंद्रित किया जाता है। छोटी जगह पर क्या किया जाता है, केंद्रित किया जाता है। आगे देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है, यूज़ ऑफ जो है कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण को हम लोग जो है इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर कहते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि के साइड मिरर को पीछे देखने वो क्या आईने के रूप में होता है। जिससे जो कार जो होता है उसमें साइड मिरर नहीं होता है दोनों साइड, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। बट हेडलाइट का जो होता है, हेडलाइट जो आगे की ओर रहता है, तो उसमें हम लोग जो है अवतल दर्पण का यूज करते हैं। हेडलाइट में अवतल दर्पण का और साइड मिरर में किसका, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन आता है, पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है, यानी कि बार्बर लोग जो है, नाई लोग जो होता है इसका यूज क्यों करता है। चूँकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। सीधा बनाएगा, बड़ा बनाएगा, तभी तो आपका जो है दिखेगा जल्दी, उसको अच्छा से काट पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण को जो है साइड मिरर, कन्वेक्स लेंस को, कन्वेक्स मिरर नॉट लेंस सॉरी, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। जैसे देखिए, अब साइड मिरर में जो पीछे से ट्रक आता है, उतना बड़ा ट्रक का इमेज जो है समतल दर्पण में बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है, या फिर अवतल में भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम उत्तल का यूज करते हैं, क्योंकि बड़ा इमेज को वो छोटा करके और सीधा दिखाता है। देखिए वो छोटा होता है, तो यानी कि आपको पता चल जाता है कि पीछे से ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, या फिर कुछ भी है, तो वो पता चल जाता है। इसलिए हम लोग जो है यूज उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे आता है चिन्ह परिपाटी। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें जो है क्योंकि न्यूमेरिकल्स यहीं से बनते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं। जब दर्पणों का उपयोग कर रहे होते हैं तब दूरियों और लंबाइयों को नापते हैं, उस समय चिन्ह नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे भी दर्पण का, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर समतल दर्पण, किसी भी दर्पण का जब यूज करते हैं तो उसमें वस्तु की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो इन सब को, जैसे मान लीजिए कि ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण में यहाँ पे C होता है, F होता है, और यहाँ पे P होता है, ध्रुव होता है, फोकस होता है, और वक्रता केंद्र होता है। तो जैसे ध्रुव से जो है फोकस की दूरी को तो फोकस दूरी कहते हैं। तो इसको मापने के लिए हम जो चिन्ह का यूज करेंगे ना, अब वक्रता केंद्र से, पोल से जो वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसको मापने के लिए जो यूज करेंगे तो हम लोग चिन्ह परिपाटी के से ही जो हम इसको लिखते हैं। मतलब ये निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ये सब देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब निर्धारण के लिए दूरियों की एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, ताकि प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियों के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके, जिसे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। अब इसको हम लोग कैसे देखते हैं, चिन्ह परिपाटी को कैसे यूज करते हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं कि चिन्ह परिपाटी कैसे यूज किया जाता है। जैसे देखिए, इसके लिए जो है हम मैथ्स में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे ऐसे होता है ना कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे x होता है, इधर x डैश होता है, ऊपर y होता है, और नीचे y डैश होता है, y डैश। तो जब हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट कलर यूज करते हैं, यहाँ पे पोल है, ठीक है,
पोल से जब हम इधर राइट साइड की ओर जाते हैं, इधर साइड पोल से जब इधर साइड की दूरी को मापेंगे, इधर फोकस हो या फिर कुछ भी होगा, इधर की दूरी को मापेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो भी दूरी मापेंगे पॉजिटिव होगा। अब पोल से इधर लेफ्ट साइड में मापेंगे तो इधर का दूरी क्या होगा, निगेटिव। अगर पोल से ऊपर की ओर मापेंगे दूरी को तो ये भी पॉजिटिव ऊपर की ओर। अब पोल से नीचे की ओर दूरी को मापेंगे तो ये क्या होता है, निगेटिव। यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक से समझिएगा इस बात को कि पोल से जब हम राइट साइड में इधर की ओर चलेंगे तो सारी दूरियां जो होगी पॉजिटिव होगी, ठीक है। और इधर लेफ्ट साइड में चलेंगे पोल से तो सारी दूरियां क्या होगी, निगेटिव। पोल से ऊपर की ओर जाएंगे तो सभी दूरियां पॉजिटिव, पोल से नीचे की ओर आएंगे तो सभी दूरी निगेटिव होगी। जैसे देखिए आगे, अब यहाँ पे जो है हम दर्पण, यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा, वही चीज़ ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग जो है इससे उतार सकते हैं, कॉपी कर लीजिएगा कि दर्पण के अक्ष के एक एक श्रेष्ठ लंबवत दूरियां धनात्मक, मतलब ऊपर जाते हैं तो धनात्मक, नीचे आते हैं तो ऋणात्मक, वही चीज़ है जो हम बताए हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है नोट में कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण को ड्रॉ करते हैं, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण जो है कलर को थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, और ये जो मुख्य अक्ष या फिर इसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं। तो यहाँ पे पोल होता है और यहाँ पे जो होता है सी वक्रता केंद्र होता है, और यहाँ पे फोकस मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोल है, पोल से इधर साइड की दूरी को मापने के लिए हम अभी बताए हैं, पोल साइड से लेफ्ट हो गया तो इधर दूरी सब किस में होती है, निगेटिव होती है। तो बताइए यहाँ से जब जो है, यहाँ से हम फोकस दूरी को अगर मापेंगे, यहाँ से फोकस दूरी को, तो इधर साइड में है तो ये निगेटिव होगा, तो यानी कि फोकस यानी कि माइनस सेफ हो जाएगा, ये निगेटिव। अगर हम वक्रता त्रिज्या को मापेंगे यहाँ से तो ये भी निगेटिव, यानी कि आर भी निगेटिव में होगा। यानी कि अगर आपको कभी भी कहे कि किसी अवतल दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो आपको समझ लेना है कि वो वक्रता त्रिज्या किस में है, निगेटिव होगी। क्योंकि अवतल दर्पण में जो है, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दोनों किस में होती है, ऋणात्मक होती है। और कैसे होती है ये भी पता कर ले, क्योंकि सब डिस्टेंस उसका इधर होता है, और जब वक्रता त्रिज्या फोकस इधर डिस्टेंस तो निगेटिव होंगे। और ये उत्तल का जब बात होगा, उत्तल का, जैसे मान लीजिए उत्तल के लिए कलर को डिफरेंट करते हैं, जैसे ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिसका अंदर का भाग रंगा हुआ होता है। अब ये यहाँ पे जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पोल होता है, और यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे बीच में सेंटर पे, और यहाँ पे क्या होता है, एफ होता है। तो जब हम यहाँ से जितनी भी दूरियां हैं हम सबको पोल से ही मापेंगे, यहाँ से सब दूरी को पोल से ही मापेंगे। तो पोल से इधर साइड जब जाते हैं तो सब दूरी किस में होता है, पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक। तो इधर से जब हम फोकस दूरी को मापेंगे तो ये भी धनात्मक, और यहाँ से जब वक्रता केंद्र की दूरी यानी कि पोल से वक्रता केंद्र की दूरी यानी कि वक्रता त्रिज्या को मापेंगे, ये भी धनात्मक होगा। यानी कि एफ और आर उत्तल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण में तो एफ और आर यानी कि फोकस और वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होंगी, लेकिन अवतल में निगेटिव। वही चीज़ यहाँ पे नोट में लिखा है, इसको आप जरूरी याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स बनाने में जो है काम आएगा। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ धनात्मक, और अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है, ठीक है। आई होप आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो नीचे जो है आप जो है एक कमेंट में जो है आप लाइक कर सकते हैं, या फिर कुछ वैसा वर्ड लिख सकते हैं जिससे हमको पता चल जाए कि आपको जो है ये वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को लिया गया है। उत्तल दर्पण में जब हम देख रहे हैं तो फोकस दूरी इधर साइड ही है, और यहाँ पे जो है कलर चेंज करते हैं, डिफरेंट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से P से F की दूरी जो है फोकस दूरी होती है पोल से, फिर P से C की दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या होती है। तो ये सब इधर साइड है, यानी कि पोल से हम राइट साइड में, सभी दूरियां किस में होंगी, पॉजिटिव। और पोल से इधर निगेटिव, लेफ्ट में इधर आ रहे हैं तो सभी दूरियां किस में होंगी, निगेटिव। तो अवतल दर्पण में तो फोकस और वक्रता त्रिज्या जो वो निगेटिव, लेकिन उत्तल दर्पण में वही चीज़ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है एक है आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, यहाँ पे है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। इसे m से सूचित किया जाता है। यानी कि देखिए m है, m बराबर हम आवर्धन बराबर लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, एक मिनट, m बराबर जब लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश लेते हैं, वस्तु की ऊंचाई को
h लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, वो वस्तु की ऊंचाई, दोनों के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। देखिए m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है h डैश बट्टा में h, और h डैश यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h यहाँ पे क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। तो आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो समझ में आया होगा। ये अभी वीडियो का जो है एंड नहीं है, ये प्रकाश का प्रवर्तन जो चैप्टर है इसका भी एंड नहीं है। इसमें एक और पार्ट बनेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा कैसे कैसे जो है प्रतिबिंब कहाँ कहाँ वस्तु की स्थिति को रखेंगे, फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। ये सब सारी चीज़ें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में बची हुई है। तो आप लोग जो है इस वीडियो में जो है जितने भी सारी चीज़ें पढ़ाई गई है इसको आई होप हम आशा करते हैं कि आप जो है नोट्स के रूप में ज़रूर लिखे होंगे। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक आए हैं तो आपको ज़रूर ये वीडियो समझ में आया होगा और आप पार्ट 3 का इंतज़ार कीजिए। पार्ट 3 में जो है शायद पार्ट 3 में जो है ये जो है चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको कैसी वीडियो लगी ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा थोड़ा सा, उससे जो है मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।